10 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओ, वरना भी जाकर तुम्हारे भाई को सब बताऊंगा कि इसकी बेटियों के साथ क्या करवाने की प्लानिंग की बैठी है इसकी बहन। कैसर हयात की बात पर सफ़िया बेगम ने दांत पीसे। सब गलती तुम्हारे भाई की है। मैंने सारा काम मुकम्मल किया था, घर के काम करने वाले से लेकर चौकीदार तक सबको खरीद लिया था, और वो तुम्हारा पागल भाई एक लड़की को काबू ना कर सका। सफ़िया बेगम ने चिल्लाकर कहा तो कैसर हयात के माथे पर बल पड़े। बकवास बंद करो बुढ़िया, मेरे भाई का जो हाल किया इसका बदला तो मैं इससे पुलिस वाले के बेटे और तुम्हारी भतीजी से सूर समेत लूँगा। मेरा मुंह बंद रहे और तुम्हारी भतीजी के साथ होने वाले वाक़ये का इल्ज़ाम तुम पर ना डाल दूँ तो जितनी जल्दी हो सके पैसे भेज दो। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से भेज दूँ? सफ़िया बेगम ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। 11 साल पहले भूल गई तुमने क्या किया था? कैसर हयात के तंजिया लहजे पर सफ़िया बेगम साकत सी हो गई। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कोई इनका राज ऐसे जान जाएगा। क्योंकि क्या मतलब? मतलब तो वही है जो तुम समझ चुकी हो। जिस गैंग को तुम पाल रही हो वो हमारी ही है। तो बुढ़िया, तुम्हारा सारा अमालनामा सबूतों के साथ मेरे पास पड़ा है, तो चुपचाप जैसे भी करके पैसे भेज मुझे। धारते हुए अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हयाम राजपूत, बहुत शिद्दत से इंतज़ार है तुम्हारा। ऐसा हशर करूँगा तुम्हारा कि तुम्हारा शौहर क्या खुद भी अपना चेहरा देखना गवारा नहीं करोगी। कम ऑन, हयाम ने फाइल्स पर सर झुकाए कहा। तो अरहम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अरहम की चहकती आवाज़ पर हयाम ने फाइल से सर उठाकर देखा। इतने दिनों बाद वो आज आया था। शायद वो हयाम को टाइम दे रहा था इस वाक़े से निकलने का, या वह सच में मसरूफ़ था। हयाम ने सर झटक कर सलाम का जवाब दिया तो वो कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। मुस्कुराती नज़रों से हयाम को देखता वो हमेशा से उलझन में मुब्तला कर देता था, जैसे अभी इसी की मोहब्बत की आँच लिए नज़रें हयाम को कन्फ्यूज़ कर रही थी। कोई काम था अरहम? हयाम ने दूसरी फाइल उठाते हुए पूछा। तुम्हारे ऑफिस में मेरा क्या काम? मैं तो तुमसे मिलने आया था। अरहम के साफ जवाब पर एक पल को हयाम गड़बड़ा गई। इन लोगों ने इसे अपने निकाह के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो अभी खुद इस निकाह के अंजाम से नावाकिफ़ थी। हयाम को कभी कभी लगता था कि अरम को बता दे, लेकिन हर बार इसे ये मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो इसे सब बता देगी, चाहे निकाह का जो भी अंजाम हो। वो नहीं चाहती थी कि अब अरम इस रास्ते का मुसाफिर बने जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। अच्छा, तो फिर घर मिलते हैं, मुझे काम से जाना है, फिर वहाँ से यूनी भी। आयाम ने अपना बैग और फाइल उठाते हुए कहा। तो अरम भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो चलो साथ चलते हैं, तो मैं यूनी ड्रॉप कर दूंगा और रास्ते में कुछ खा पी लेंगे। हयाम के बिना सुने अपनी सुनाकर तेज तेज कदम बढ़ाता इससे पहले ऑफिस से निकल गया। उफ, एक ये लड़की पागल करके छोड़ेगी मुझे, जैसे मुझे पता ही नहीं ये सब मुझसे दूर जाने के बहाने हैं। अरहम अंसारी तो मर के भी तुमसे दूर ना जाए, अभी तो फ़िलहाल ज़िंदा हूँ। उससे बातें करते अपनी बात पे कहकमा लगाया तो पीछे आती हयाम ने ताज्जुब से अरहम की पीठ देखी। कभी कभी कितनी अजीब हरकतें करता है, लगता ही नहीं बचपन वाला कम गो खामोश रहने वाला अरहम है। कहाँ जाना है? अरहम ने सीट बेल्ट लगाते हुए हयाम से पूछा। कैसर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, इस फाइल पर साइन करवाने हैं। लो भला, ये क्या बात हुई? तुम अपनी सेक्रेटरी को भेजो एक साइन के लिए, तुम्हें खुद जाने की क्या ज़रूरत है? अरहम ने गाड़ी रिवर्स करते हुए हैरानगी से कहा। फर्स्ट टाइम इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मीटिंग वाले दिन मुझे घर जाना पड़ गया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी सेक्रेटरी ने मीटिंग तो अटेंड कर ली थी, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। कहा था कि मैं इनके ऑफिस आकर साइन करवा लूँ और प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे भी ठीक लगा तो आज जा रही हूँ। अंकल को पता है इस बारे में? अरम के नए सवाल पर हयाम ने चिढ़कर इसकी तरफ देखा। कभी कभी तो उसके बाबा का भी रिकॉर्ड तोड़ देता था सवाल जवाब में। हाँ, बताया था। बाबा का कहना है कि काफ़ी नाम सुना है इस कंपनी का, मगर कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिला। अपना लहजा नरम रखते हुए कहा तो अरम का कहकमा गूंजा तो हयाम ने दांत पीस कर इसकी तरफ देखा। अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो कर लो। वॉन्ट माइंड आई डोंट माइंड। तुम बहुत अजीब हो अरम, हयाम ने तासुब से सर हिलाकर कहा तो अरम ने सर को खम देकर जैसे इस एहसास को कबूल किया। चलो पहुंच गए हम, हरम ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। तुम किधर? यहीं सुकून से बैठो, वहाँ भी अपने सवालात से तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओगे? अरम को उतरते देखा हयाम ने आंखें दिखाकर इसे कहा तो अरम मुंह बसोर कर वापस बैठ गया। हयाम जैसी कंपनी में दाखिल हुई, वहाँ से दो सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं था। हयाम ने उलझ कर इधर देखा, जब एक सिक्योरिटी गार्ड इसकी तरफ आया।
मैडम वो साहब भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल आज कंपनी की तरफ से पार्टी रखी गई थी, तो सारा स्टाफ इसके लिए जल्दी चला गया। साहब आपको बताना भूल गए थे, उन्होंने कहा था आप जैसे ही हैं आपको सेकंड फ्लोर पर इनके ऑफिस भेज दूँ। गार्ड के जवाब पे हयाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जबकि दिल में भी डर लग रहा था। 1 मिनट में आई। हयाम वापस आई तो देखा अरहम की गाड़ी सामने नहीं थी। इसे लगा शायद वो पार्किंग में चला गया हो, वरना वो इसे साथ ले जाती। मोबाइल निकाल कर इसे मैसेज सेंड करके अपने कदम लिफ्ट की जाने बढ़ाए। हयाम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर आई तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। गार्ड ने कहा था लिफ्ट के दाएं जानिब जो सेकंड रूम है वो कैसर हयात का ऑफिस है। हयाम ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और अपने कदम ऑफिस की जाने बढ़ाए। जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल होना चाहा, सामने टेबल के इर्द गिर्द 5-6 लोगों को बैठा देखकर हयाम के कदम दरवाजे पे रुक गए। कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ तो अपने खुश पड़ते होठों पर जबान फेंकर अपने कदम पीछे लिए। एक साइड पे पड़ी चेयर पर हयाम को किसी वजूद का गुमान हुआ जो इस वक्त अंधेरे में था। आइए हयाम मैडम, आप ही का इंतज़ार था। कैसर हयात ने अपनी जगह से उठते हुए कहा तो हयाम ने अपने कदम पीछे लिए और वहाँ से भागना चाहा, मगर वो इस वक्त इतना डर चुकी थी कि अपना वजूद बेजान होता महसूस हो रहा था। कदम रख रख कहाँ रही थी और पर कहाँ जा रहे थे। कुछ दिन पहले मायसा की हालत याद करके चेहरा पल में आंसू से तर हुआ। अल्लाह रहम, सिसकी की इस सूरत में अल्फाज अदा हुए। जब हयाम के भागने पर कैसर हयात भागता हुआ इसके पीछे आया। हयाम को पीछे बालों से पकड़कर साथ वाले टेबल पर पटका। आ हयाम की चीख कोई साख्ता थी, लेकिन खुद में हिम्मत करके उठी। अपने इर्द गिर्द इन पांचों मर्दों को देखकर हयाम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। तो देखो मुझे जाने दो, रोते हुए हयाम ने कहा तो इन सब के कह में गूंजे। रख भी कौन रहा है, तुम्हें जाने देंगे, इससे पहले अपना दिल तो खुश कर लें। कैसर हयात ने आगे बढ़ते हुए कहा, जिस पर हयाम ने अपनी टांग इसके पेट पे मारी तो वो तड़प कर पीछे हुआ। इर्द गिर्द के टेबल पर पड़ी जो चीज़ भी हयाम के हाथ आई, हयाम ने अपने बचाव के लिए इन पर फेंकी, जिस पर इनके कहक में गूंजते फर्श पे जा बजा कांच के टुकड़े बिखर रहे थे। कैसर हयात के साथ मौजूद एक शख्स ने आगे बढ़कर हयाम के हाथ से कीबोर्ड जिसे वो उठाकर मारने वाली थी छीन कर नीचे फेंका और अपने हाथ का मुक्का हयाम के जबड़े पर मारा। दर्द की शदीद लहर हयाम को अपने रगवा में सरायत कर गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लड़खड़ा कर नीचे करने लगी तो इस शख्स ने गर्दन से पकड़कर टेबल पर धक्का दिया। अपनी अधखुली आंखों से हयाम ने रुख मोड़कर इनकी तरफ देखा। कान साए साए कर रहे थे, न जाने वो क्या क्या बक रहे थे, मगर हयाम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था सिवाय इनके धुंधले अक्स के। हयाम ने अपना सर थाम कर सामने देखना चाहा, जहाँ वो पांचों मुकरो हंसी हंसे हयाम की बेबसी देख रहे थे। जब कैसर हयात आगे बढ़ा और हयाम का जबड़ा हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से इसके बाल इतनी ज़ोर से दबोचे कि हयाम को अपने बाल जड़ से निकलते हुए महसूस हुए। बोलने की कोशिश की, मगर जबड़े से निकलने वाली दर्द की ठिसें पूरे जिस्म में होती हुई महसूस हुई। मेरे भाई को मारा था ना तुमने, हयाम राजपूत, अब तुम्हें जीते जी मैं मारूंगा और फिर पूरी दुनिया तुम्हारा बर्बादी का तमाशा देखेगी। हयाम ने अधखुली आंखों से अपने सामने मौजूद शख्स को देखा, जो आंखों में हवस और हवानियत लिए से देख रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था ये हयाम समझने से कासिर थी। अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर वो अपने पाँव से इसकी टांग पर ठोकर मारने की कोशिश की, जिससे वो 2 कदम पीछे हटा। हयाम ने पलटकर कुछ उठाना चाहा, तभी कैसर हयात ने पीछे से इसकी फ्रॉक खींची जो कंधे से लेकर कमर तक पड़ती चली गई। कुतिया मुझे दिखाती है। हयाम को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंका। फर्श पर औंधे मुँह गिरने से नीचे बिखरे कांच के टुकड़ों में से एक टुकड़ा हयाम के पेट में घुसता चला गया। माँ अल्लाह, सिसकी की सूरत में ज़बान से बामुश्किल 2 अल्फाज अदा हुए। चेहरा खून और आंसुओं से तर था। ज़िंदगी तेरी अमानत है, जब चाहे वापस ले लेना अल्लाह, लेकिन जिस इज़्ज़त से दुनिया में भेजा इसी इज़्ज़त से वापस अपने पास बुलाना। मुझे ज़िल्लत की मौत से बचा ले अल्लाह, मुझे इस रुसवाई से बचा ले। अपने हाथ और पाँव पे ज़ोर डालकर उठते हुए खामोश लबों से दुआ की तो दर्द सिसकियों की सूरत इख्तियार कर गया कि तभी कैसर हयात ने बाजू से पकड़कर हयाम को सीधा किया, जो पेट पर हाथ रखे कर रही थी। मेरे भाई के सर पर वार किए थे ना, अब देख। अपना पाँव का खपे हुए कांच पर पूरी तरह से दबाया कि कांच का टुकड़ा अंदर धंसता गया, जबकि हयाम की दिलदोज चीखों से दरो दीवार भी लरस गए। अल्लाह मम्मा प्लीज़, जिस हसाम
चीखों से उसकी आहों में सिर्फ इन्हें ही पुकारा जिनसे हयाम राजपूत को मोहब्बत थी, जबकि हयाम की आहों पुकार पर इनके दरिंदों के कहक में गूंज रहे थे। अरम जो कार को साइड पे किए कानों में हेडफोन लगाकर आंखें मूंदे बैठा था, खिड़की पर मुसलसल होने वाली दस्तक पे हड़बड़ाकर शीशे नीचे किया तो अपने सामने अपने बाबा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर जल्दी से बाहर आया। जी 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 बाबा, आप यहाँ? मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी नहीं गए? अंसार साहब ने कहा रफ्त लहजे में इस्तफार किया तो अरम ने मुंह बसोर कर नहीं देखा। यूनिवर्सिटी गया था, लेक्चर फ्री थे तो आ गया, कंधे झुकाकर कहा तो अंसार साहब ने घूर कर से देखा। तो यहाँ क्या गार्ड की नौकरी शुरू कर दी है? तंजिया लहजे में कहा तो अरम ने फिर से मासूम शक्ल बनाकर इनकी तरफ देखा। नहीं, वो तो मैं हयाम के साथ आया हूँ। तो मैं क्या अंधा हूँ जो मुझे हयाम नजर नहीं आ रही, या रातों रात इसके हाथ मिस्टर इंडिया की घड़ी लग गई है जो वो गायब हो गई है? मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? यार बाबा, सच में हयाम ने इस कंपनी के साथ नया प्रोजेक्ट करना है, साइन के लिए बुलाया था इसे। वहाँ धूप थी तो इसलिए साइड पे गाड़ी पार्क कर ली। अरहम ने चढ़कर जवाब दिया तो अंसार साहब ने हैरत से देखा जो अब कार से टेक लगाकर खड़ा हो चुका था। तुम्हारा दिमाग खराब है? जिस कंपनी का सारा स्टाफ और बॉस छुट्टी पर है, वहाँ वो साइन करवाने गई है? अंसार साहब ने गरज कर कहा तो अरहम ने हैरत से इन्हें देखा। क्या मतलब? इस कंपनी के मालिक ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है फॉरेन कंपनी के साथ। इसी खुशी में पार्टी अरेंज की है जहाँ मुल्क के सभी नामों मोर बिजनेसमैन शामिल होंगे। आज अच्छी सिक्योरिटी वहाँ पहुँची थी, वहाँ चाहिए थी जो मैंने खुद अरेंज करवाई है और अब अपनी टीम के साथ चेक करने जा रहा हूँ। अंसार साहब जैसे जैसे बता रहे थे अरहम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन बाबा, आधा घंटा हो गया हयाम को गए। अरहम ने अपने खुश पड़ते होठों पर जबान फेर कर कहा और एकदम से अंदर की जाने दौड़ लगाई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो दोनों गार्ड से देखकर पूरी तरह से गड़बड़ा गए। जो मैडम आई थी कहाँ गई? वो गार्ड का गिरबान पकड़कर अरहम ने धारते हुए पूछा। नहीं नहीं, यहाँ कोई अभी वो अपनी बात पूरी करता अरहम ने एक घूसा इसके मुंह पर मारा। अरहम अभी दोबारा कुछ कहता जब दूसरा गार्ड पुलिस को देखकर डर गया। साहब जी, सेकंड फ्लोर पर गार्ड की बात सुनकर अरहम लिफ्ट की जानी भागा जो कि हैम के ऊपर जाने के बाद ख़राब कर दी गई थी। लिफ्ट न खुलने पर अरहम ने सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, इस माँ को भी नहीं मांगा जिससे बेपनाह मोहब्बत थी। अपनी माँ की खुशी में खुश हो गया, मगर आज तुझसे मैं इस लड़की की इज्जत और ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। इसे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। अपने हर कदम पर अरहम अंसारी ने हयाम राजपूत की इज्जत और जान की हिफाजत की दुआ मांगी। अरहम जैसे ऊपर पहुंचे तो कानों में हयाम की चीखों और इन दरिंदों के कहकमों की आवाज़ें पहुंची तो अरहम के कदम लड़खड़ा गए। बेबसी से नम आंखों से आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। न जाने कितने आंसू चेहरे भिगो गए। क्या मैं तेरे दर्द से भी ठुकरा दिया गया? नज़र ग्लास स्टोर के पास पड़े गुलदानों पर गई जहाँ से गुलदान पकड़कर इसमें से फूल निकाला और दोनों हाथों में गुलदान पकड़े अंदर दाखिल हुआ जहाँ वो पांचों पांचों दरिंदे हयाम के इर्द गिर्द खड़े थे और एक अपना पाँव पूरी तरह से हयाम के पेट पर दबा रहा था। अरम एक ही चुस्त में इनके सर पर पहुंचा और इस गुलदान से बेदरिक इनके सर पर वार किए। तभी अंसार साहब भी अपनी टीम के साथ वहां गए। अंदर की सूरत हाल देखकर इनकी आंखें भी पल में नम हुई। ये बच्चे तो इन्हें आराम जितनी अजीज थीं। इनके सूने आंगन में जब वो चारों आती तो बेरंग घर में रंग भर जाते थे। अपने पीछे पुलिस को देखकर इन पांचों ने भागना चाहा। अरम जल्दी से हयाम पर झुका। किसी ने अपना एक कदम भी जाने बढ़ाया या आंख भी उठाकर देखा तो अरम अंसारी तुम सबको जान से मारने में सेकंड नहीं लगाएगा। शेर सी धाड़ लिया आराम कराया तो अहलकारों ने अपने कदम पीछे रोक दिए। अरब ने जल्दी से अपनी चेक वाली शर्ट के बटन खोले और हयाम को अपने एक बाजू पे मुंतकिल करते हुए इसे शर्ट पहनाई। जबकि इस दौरान न जाने कितने आंसू अरहम अंसारी की आंखों से गिरकर हयाम का चेहरा भिगो चुके थे। हयाम, मेरी ज़िंदगी हिचकी की सूरत में हयाम को पुकार कर अपना सर इसके सर से टिका दिया। मुझे माफ़। अभी अरहम अपना जुमला मुकम्मल करता कि हयाम ने हिचकी ली, मुंह से खून बहता हुआ गर्दन तक चला गया। जिस इज्जत बेइज्जत करना चाहा इसकी हिफाजत करते मर गई। इसे कहना जिस इज्जत को बेइज्जत करना चाहा इसकी हिफाजत करते मर गई। कहना जब कुछ भी जिक्र तब लोगों को बताना कि मैं ससारन राजपूत नहीं, हिफाजत मर गई। कहना जब कभी मेरा जिक्र हो तो लोगों को बताना कि मिसेस हसाम राजपूत विक्टिम नहीं, मुहाफिज बनकर मर गई। अपनी इज्जत बचा ली, अपनी जान देकर इज्जत बचा ली। अरहम, क्या कर रहे हो? बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चलो।
انصر صاحب نے ارم کا کندھا ہلایا تو اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پھر حیام کی طرف دیکھا جیسے ہوش میں آیا، جلدی سے حیام کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ تجھے میں پیار کروں، اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جوں تیرا انتظار کروں، مجھ سے دوستی کرو گی؟ ارم نے اپنا ہاتھ حیام کے چھوٹے نازک سے ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے منہ بنا کر نظریں پھیر لی اور پینٹنگ کرنے لگی۔ ارم نے خجل سے ہو کر ارد گرد نبال لوگوں کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی؟ ارم نے پھر سے کوشش کی، جس پر حیام نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ حسام سے ہی، وہی میرے بیسٹ فرینڈ ہے، ان کے علاوہ کسی سے نہیں، حیام نے اپنے موٹے موٹے گال پھلا کر کہا۔ تو ارم کو ایک دم سے حسام نام کی بلا سے حسرت ہوئی۔ دلوں کی بات نہیں جانتے یہ سب زبان والے، مجھ سے بھی کر لو۔ دیکھو انان، لوگوں نے مجھے بھائی بنایا ہے اور جب میں ان کا بھائی بن گیا تو آئی پرومس آئی ول آلویز پروٹیکٹ دیم لائک اے گڈ برادر۔ تو پھر میں بھائی بنا لوں، مجھے بھی پروٹیکٹ کرنا؟ حیام نے بازو میں سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر ارم کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں نہیں، بہنیں تو بن گئی، تم فرینڈ بن جاؤ۔ فرینڈ بننے سے کیا ہوگا، پروٹیکٹ تو تم نہیں کرو گے؟ حیام نے منہ بسور کر کہا۔ تو ارم نے مسکرا کر اسے دیکھا، فرینڈ بن کر تمہارے سارے درد میں لے لوں گا، تمہاری ہر بات بن کہے سمجھ لوں گا، ہمیشہ تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ اور فرینڈ حیام کا ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے کہا، جو اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئی سی یو کی دیوار سے ٹیل لگائے بیٹھے ارحم انصاری کو اس وقت لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار گیا۔ آنکھیں ایک پل کو بھی خشک نہ ہوئیں۔ گزرنے والے ضرور پلٹ کے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتے جو بغیر شرٹ کے خون سے رنگے جسم کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے رو رہا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ مجھے دیکھو، میرے جیسے ٹھکرائے ہوئے پتھر دل شخص کو ایک عورت کی محبت رلا رہی ہے جو شاید میرا مقدر بھی نہیں۔ وفا کو جرم سمجھتے ہیں یہ سب جہاں والے۔ انان رک جاؤ، میرے کلر واپس کر دو، نیچے نیچے مت جانا یار۔ انان کے پیچھے رنگوں سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ بھاگتی حیام چلا کر انان سے کہہ رہی تھی، جو اس کے کلرز لے کر بھاگ رہی تھی۔ حیام جو انان کے نیچے جانے پر غصے سے نیچے کی جانب بڑھی، مگر سامنے سے آتے ارحم انصاری سے بری طرح سے ٹکرا گئی، جس کے باعث رنگ برنگے رنگوں سے رنگے ہاتھ ارحم انصاری کے آف وائٹ شرٹ کو رنگ چکے تھے۔ حیام نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے، جبکہ ارحم حیام کا لمس اپنے دل کے مقام پر پا کر ساکت ہو گیا تھا۔ حیام کچھ پل اس کی ڈانٹ کا انتظار کرتی رہی اور جب وہ کچھ نہ بولا تو واپس اوپر کو بھاگ گئی۔ خیال سے چونک کر ارحم نے اپنے سینے کو دیکھا جو آج حیام کے خون سے رنگا ہوا تھا، تب وہ ساکت ہوا تھا اور آج بے جان۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہے، بار بار کروں۔ ارحم اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھا تھا، حیام کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انصاری صاحب نے رضوان صاحب کو کال کر کے یہ بتایا کہ حیام کو لاہور میٹنگ کی وجہ سے جانا پڑ گیا، وہ بھی وہیں جا رہے تھے، اس لیے حیام ان کے ساتھ ہے اور وہاں ان کی آبائی گھر میں ٹھہر جائے گی۔ وہ میٹنگ کے لیے پہلے بھی ایک دو بار ملک سے باہر جا چکی تھی، اس لیے رضوان صاحب کی تسلی کر کے انہوں نے حیام کے فون سے انہیں میسج بھی ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ جی کہیے ڈاکٹر، کب تک ہوش آئے گا حیام کو؟ ارحم نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے تعجب سے لڑکے کو دیکھا جو کل شام سے آئی سی یو کے باہر بیٹھا تھا۔ مسٹر، جو بتانے جا رہی ہوں آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ جلدی بتائیں ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر فکر مندی سے استفسار کیا۔ مسٹر، آپ جانتے ہیں ان کے پیٹ پر کانچ کا ٹکڑا لگا تھا جس پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا جس سے وہ کافی گہرائی تک گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے نکالنا کافی مشکل ثابت ہوا ہمارے لیے۔ آپ سیدھی طرح بتائیں بات کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر دھاڑا تو ڈاکٹر نے ڈر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر صرف ان کے پیٹ پر کانچ کا ٹکڑا لگتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس پر مسلسل دباؤ اور اس کے بعد 1.5-2 گھنٹہ پیٹ میں رہنے کے باعث ان کی باڈی اندر سے بہت ڈیمیج ہوئی ہے، اس لیے 100 میں سے 80% چانسز یہ ہے کہ وہ کبھی ماں بن سکے۔ اگر اچھا علاج ہو تو چانسز بڑھ سکتے ہیں، لیکن 100% نہیں۔ ڈاکٹر آگے کیا بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن ارحم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائے سائے کرتے کانوں کے ساتھ ارحم نے دھندلی آنکھوں سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، کرسی سے اٹھتے پلٹا تو پاؤں کرسی سے بری طرح سے الجھا کر منہ کے بل گرنے سے خود کو بچایا اور آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے حیام کے روم کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ اندر داخل ہو کر پیٹ دروازے سے ٹکا کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔
کہ جب تلک میں چوں تیرا انتظار کروں، تم شادی کر لو ارحم۔ ایام کی آواز پہ ارحم نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سچی آواز میں دنیا جہاں کی خوشی سمو کر حیات کی جانب متوجہ ہوا، جو ان کے گھر انصار صاحب کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی، جن کی طبیعت ناساز تھی۔ ہاں نا، میرا بہت دل کرتا ہے بچوں سے کھیلنے کو، یہاں سوسائٹی میں بھی کوئی ہمارا جاننے والا نہیں، ورنہ ان کے بچوں سے کھیل لیتی۔ تمہارے بچے ہوں گے تو دن رات جب چاہے ان کے ساتھ کھیل لیا کرو گی اور اپنے پاس بھی رکھ لیا کرو گی، اسی بہانے تم میاں بیوی کو پرائیویسی بھی مل جایا کرے گی۔ اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ کر چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ لیے وہ حرم کو اپنی پلاننگ بتا رہی تھی۔ انشاءاللہ ہمارے بچے ایک ساتھ ہی دنیا میں آئیں گے، زومینی لہجے میں کہہ کر وہ کچن سے باہر نکلنے لگا، جبکہ حیام اس کی بات پر منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو، ویسے دو دوست کرتے ہو اور دوست کے لیے شادی نہیں کر سکتے؟ تمہاری شادی سے صرف مجھے تھوڑی فائدہ ہوگا، اس گھر میں ایک بہو آ جائے گی جو انکل اور دادا کا خیال بھی رکھے گی۔ ابھی حیام کچھ اور کہتی جب ارحم نے پلٹ کر اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ خیال تو تم ہی رکھو گی اور بچے بھی ایک ہی ساتھ آئیں گے ہمارے، اب زیادہ منہ چلایا تو بہت برا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا انشاءاللہ میرے تم سے زیادہ بچے ہوں گے جن سے میں دن رات کھیلوں گی اور تمہیں ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ ہائے میرے معصوم گول مٹول ننھے منھے پیارے پیارے بچے، اف ماشاءاللہ، مجھے تو سوچ سوچ کر ان پر پیار آ رہا ہے۔ وہ کبھی زیادہ فری ہو کر بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج کالج میں اپنی فرینڈ کے بھائی کا بیٹا دیکھ کر اس کا بھی دل بچوں سے کھیلنے کا کر رہا تھا۔ وہ بچوں کے لیے کتنی پاگل ہے سبھی جانتے تھے، اس لیے وہ آج ارحم کے سامنے نہ جانے کیسے اپنی خواہش کے اظہار کیے جا رہی تھی، جبکہ ارحم مسلسل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حیام خفی سے پلٹ کر اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ تیری خوشی نہ ہو شامل تو پھر خوشی کیا ہے، تیرے بغیر جو گزرے وہ زندگی کیا ہے، کئی صدی میں تیرے پیار یہ بے نثار کروں۔ کاش میرے پاس اختیار ہو حیام تو تمہارا ہر درد اپنے مقدر میں لکھ لوں، تمہارے ذہن سے اس بھیانک واقعے کو مٹا ڈالوں۔ کاش۔ اپنا سر دروازے سے ٹکاتے نظریں حیام کے سرد چہرے پر مرکوز کیے ارحم انصاری نے شدت سے کہا، مگر اس کی محبت کی شدت کو دیکھ کر بھی انجان بننے والی اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ حیام کو انصار صاحب لاہور لے آئے تھے۔ حیام نے ہوش میں آ کر مائسہ لوگوں کو میسج کر دیا تھا، جن کی لاتعداد کالز آئی ہوئی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے ہاتھ میں موبائل تھا تھامے نظریں حسام کے نمبر پر مرکوز کیے، نہ جانے کتنے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخسار پر بہہ چکے تھے۔ میرے دامن میں بہت سے درد آ سمیٹے ہیں حسام راجپوت، اب تم سے محبت کا درد نہیں سہ سکتی، تو اس لیے میں آج سے خود کو تمہارے اس بے درد محبت اور نامکمل رشتے سے آزاد کرتی ہوں۔ تم بھی ایک دن میری کمی دے کر ٹھکراؤ گے تو میں ہی تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ تل مسکراہٹ سے حسام کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر بلاک کر کے موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے سب سے بڑی کیا اذیت ملی ہے، یہ کہ تم میرے ہو کر بھی میرے نہیں، یا یہ کہ تم نے ہمارے پاک اور اپنے ناپاک رشتوں میں کوئی فرق نہیں جانا، یا یہ کہ اپنی عزت بچ جانے کے لیے رب سے میں نے موت کی دعائیں مانگی، اس زندگی کے ختم ہونے کو بہتر جانا جس کا ایک ایک دن تمہاری واپسی کی آس پر جی رہی تھی، یا یہ زخم جو ہمیشہ کے لیے میرے جسم پر اپنا نشان چھوڑ گیا ہے، یہ زخم بھی بھر جائے گا، اس کا نشان بھی وقت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، مگر اس کی اذیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ مائنو میں کنوں اکھا درد وچھڑے دا حال نہیں، او مدر ہوم آئی ٹیل دا سورو آف سپریشن، دکھا دی روٹی سولہ دا سالن، دا بریڈ آف سوروز، دا کڑی آف پین آہیں دا بالن بائنی، مائنی میں کنوں اکھا درد وچھڑے دا نی، دھواں دیکھے میرے مرشد والا جاں پھولا دی لال نی، مائنی میں کنوں اکھا درد وچھڑے دا حال نہیں، جنگل بیلے پھیرا ڈھونڈتی اجے نہ لالو لال نی، کہے حسین فقیر سائیں دا شو ملے تا تھیوا نہال نی، مائنو میں کنوں اکھا درد وچھڑے دا حال نی۔ میں نے انا کو کبھی جیتنے نہیں دیا ماں، مگر میری محبت ہار گئی، مجھے حسام راجپوت کی محبت جیتے جی مار گئی ماں، وہ میرے وجود کا حصہ ہو کر میرے درد سے انجان کیسے ہے، آپ نے بہت غلط کر دیا میرے ساتھ ماں۔ کمرے میں حیام کی سسکیاں اور آہیں ساری رات گونجتی رہی اور پھر ان آنسوؤں میں حیام راجپوت کی ساری شخصیت بھی دھل گئی۔ کیوں میں ہی کیوں اللہ، ارحم انصاری ہی کیوں؟
अपने कमरे की हर चीज़ को ज़मीन बोस करते आंसू से तर चेहरे के साथ अरम ने चिल्लाते हुए कहा, दो औरतों से मोहब्बत की, लेकिन इन दोनों की ही मोहब्बत मेरी ज़ात नहीं। ऐसा क्यों? घुटनों के बल ज़मीन पर झुककर धाड़े मार मार कर रोते अरहम अंसारी कहीं से भी वो मजबूत शख्स नहीं लग रहा था, जिसकी वजह हाथ पर यूनिवर्सिटी के न जाने कितनी लड़कियां मरती थी, जिनको वो पलट कर भी नहीं देखता था। 6 फुट से निकलता कद कद पूरे सिल्की बाल जो इसके माथे पर बिखरे रहते थे, तीखी नाक जो इसके मगरूर होने की निशानदेही करती थी, चेहरे पर बला की संजीदगी और हल्की बैरट जो इसकी वजाहत में इजाफा करती थी। वो शख्स जो दुनिया के लिए बिल्कुल उलट और हयाम के लिए बस इसका अरहम था, जिसके नरम लहजे नरम मोहब्बत की आँच लिए नज़रों पर सिर्फ हयाम राजपूत का हक था। लेकिन अरहम अंसारी को यह दराक बहुत देर से हुआ कि इस पे हर हक रखने वाली लड़की पर इसका कोई हक नहीं। अब तो इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखेगा तो खुद को नज़रों में गिर जाएगा। वो इसकी नहीं, ये हकीकत कितनी जानलेवा थी। कोई अरहम अंसारी इस वक्त पूछता, जिस लड़की के बचपन से ख्वाब सजाए वो किसी और की हकीकत थी। ये हकीकत किसी तेज धार छुरी से जैसे इसका दिल काट रही हो। अल्लाह करे कि तुम मर जाओ हसाम, तुम मर जाओ। अपनी हयाम को सबसे छुपा कर रख लूँगा मैं। सबसे चीखते हुए अपने कमरे का सारा सामान ज़मीन बोस कर दिया। 15 दिन बाद रात को वो घर आई थी। अपना कोट और वो मेडिकल रिपोर्ट्स बेड पर रखकर शावर लेने चली गई। तभी निबाल और मायसा इसके रूम में आई। हयाम को वो रूम में दाखिल होते हुए देख चुकी थी। तभी वो इससे मिलने कमरे में आ गई। वो कितने दिनों से घर नहीं आई थी। पहले जब जाती थी दिन में पता नहीं कितनी बार कॉल्स करती थी, लेकिन इस बार एक दो वॉइस मैसेज, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही वो रूम में आई तो हयाम वॉशरूम जा चुकी थी, तो वो बेड पे बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। तभी हयाम का कोट उठाते हुए मायसा की नज़र रिपोर्ट्स पर गई, जिस पर निबाल भी उठकर इसके पास आई। देखा, मैंने कहा था ना कि आप ही को ज़रूर कुछ हुआ है, तभी हमसे बात नहीं कर रही थी। पता 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 कितना दिल घबरा रहा था मेरा। सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मायसा ने निबाल को देखकर आहिस्ता आवाज़ में फाइल की जानिब इशारा करते हुए कहा, ज़रूर तबीयत ख़राब हो गई होगी। लेकिन जैसे ही फाइल्स खोलकर रिपोर्ट्स पढ़ी, दोनों बहनों को लगा कमरे की छत इन पर आन गिरी हो। हयाम, निबाल के होठों से टूट टूट कर हयाम का नाम निकला। इनकी बहन कितनी अजियत में थी और इसने इन्हें बताना तक गवारा नहीं किया। आंसू से भरी आंखों से मायसा ने फाइल्स बंद की और निबाल का हाथ थाम कर घसीटते हुए इसे वहाँ से अपने रूम में ले आई। मेरी तरफ देखो निबाल, आप ही से कुछ नहीं कहेंगे, सुना तुमने? अगर वो छुपाना चाहती तो हम अपनी ज़बान पर एक लफ्ज़ नहीं लाएंगे, समझी तुम? मायसा ने रोते हुए निबाल का चेहरा हाथों में थाम कर कहा, जो साकित नज़रों से इसे देख रही थी। हमारी बहन की इज्जत महफूज है। जब रब ने इसका पर्दा रख लिया, इसकी हिफाजत कर ली, तो हम भी इसका पर्दा रखेंगे। इस बात का जिक्र कभी नहीं करेंगे, समझी तुम? निबाल को कंधों से झंझोड़ते हुए कहा। तो निबाल ने तड़पते हुए मायसा को गले लगा लिया। मेरी बहन मायसा, कैसे बर्दाश्त किया होगा? हम क्यों नहीं थे इसके साथ? निबाल धाड़े मारकर रोती हुई चिल्लाई। जब मेरी बहन ने मेरा सबसे पर्दा रखा, मेरी ज़ात को सवालिया निशान नहीं बनने दिया, तो मायसा राजपूत भी वादा करती है ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लेगी। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। इस सब के दौरान अरहम ने अपने दिल को संजा लिया था। वो खुद गर्ज नहीं था। हयाम की खुशी हसाम था तो इसे भी हसाम अजीज़ था। अरहम ने खुद भी कराटे सीखे और मायसा लोगों को भी ट्रेनिंग दिलवाई। इसके अलावा भी बहुत सी सेल्फ डिफेंस और पिस्टल चलाना भी सिखाता रहा। हयाम से पहले अरहम ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। राजपूत मेंशन पे सख्त सिक्योरिटी हेड हायर की। जगह जगह कैमरास लगाए, जिनको मायसा, हयाम, अनान, निपाल और अरहम के मोबाइल से कनेक्ट किया था। हयाम लोगों की कार्स के फ्रंट और बैक सीट पर भी अरहम ने कैमरास लगाए। इस अरसे के दौरान इन पर काफ़ी बार अटैक्स हुए, जो इस तरह से किए गए कि वो हादसा ही तस्वुर होते, मगर हर बार अरहम और हयाम अनान लोगों की ढाल बन जाते और दुश्मन हर बार मुंह के बल गिरता। इन्हें अभी तक इस साजिश का मालूम नहीं हुआ था, क्योंकि कैसर हयात ने बयान में कहा था कि इसकी हयाम पर नीयत ख़राब हुई थी। बाकी हयाम को भी कुछ याद नहीं था कि जब इसे मारा जा रहा था तब वो क्या कह रहे थे। इन्हें काफ़ी लंबी सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में इन्हें कराची की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद हयाम लोगों ने भी कभी इस जानिब ध्यान ही नहीं दिया। और अब कैसर हयात अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बाहर आ गया था। वो कब आया ये भी इन्हें पता ना चल सका। लेकिन अब जंग का आगाज़ था, जो वो मरकर भी जीतने को तैयार था।